हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके अलावा सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख सकते। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसमें डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा हम लोग देखते हैं। ह्यूमन प्योरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है, हम प्योरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब इवेंट्स क्या होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो इवेंट्स होते हैं गमीटोजेनेसिस, पहला इवेंट गमीट फॉर्मेशन, दूसरा इवेंट इंसेमाइनेशन मतलब एंट्री ऑफ sperm into the female reproductive tract, that is insemination. ट्रांसपोर्ट ऑफ गमिट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गमिट, ठीक है, टुवर्ड्स दी ओवम। तो मेल गमिट का ट्रांसपोर्ट ओवम तक होता है यानी फीमेल गमिट तक होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गमिट का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बनता है दो गमिट के फ्यूजन से। एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है। और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद इम्प्लांटेशन होता है, मतलब जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट होता है इनटू द फीमेल यूट्रस। ठीक है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं वॉम्ब, गर्भाशय, उसमें इम्प्लांट होता है, वहां पे प्लासेंटा बनता है। फिर जेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ की, और लास्ट में पार्चुरेशन यानी डिलीवरी होती है, और फिर लैक्टेशन होता है। तो ये इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन क्या है ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में दो तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गमिट्स। ठीक है, टेस्टिस मेल में होते हैं गमिट फॉर्मेशन के लिए, और पेयर ऑफ ओवरीज फीमेल में होते हैं गमिट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, बाकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में वो ऑर्गन्स आते हैं जो कि डक्ट वगैरह या ग्लैंड वगैरह होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गमिट। ऑर्गन्स अदर देन टेस्टिस एंड ओवरीज आर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टिस ओवरीज को छोड़ के जितने भी ऑर्गन है वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और ये हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, या तो इसमें डक्ट्स आते हैं या ग्लैंड्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेल और फीमेल एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी। इनमें हम लोगों को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है, मतलब मेल के फीचर कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं, फीमेल के फीचर कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं। इसी को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या डायमॉर्फिक कैरेक्टर कहते हैं। तो मेल में प्यूबर्टी हिट करने के बाद, प्यूबर्टी मतलब एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, वो एज 12, 13, 14 साल की जहां पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तो उस एज के बाद मेल में कुछ फीचर डेवलप होते हैं, और वैसे ही फीमेल में भी कुछ नए फीचर डेवलप होते हैं जिनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। तो प्यूबर्टी जब मेल में आती है, इनमें क्या क्या कैरेक्टर आते हैं, बियर्ड यानी दाढ़ी मूछ आने लगती है, मुस्टैक मूछ आने लगती है, हेयर्स ऑन चेस्ट, चेस्ट पे बाल आने लगते हैं, मस्कुलर बॉडी होने लगती है, बॉडी मस्कुलर होने लगती है ना। लैरिंग्स एनलार्ज होने लगता है, लैरिंग्स आपका ये जो साउंड बॉक्स है ये बड़ा होने लगता है और इसका एक पार्ट बाहर आ जाता है जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, लो पिच ऑफ वॉइस, आवाज जो है वो भारी हो जाती है। ठीक है, इन फीमेल हम लोग क्या देखते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इनका जो चेस्ट एरिया में जो ब्रेस्ट ग्लैंड होते हैं वो डेवलप होते हैं और ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है। ब्रॉडर पेल्विस, पेल्विस यानी हिप रीजन का एनलार्जमेंट होता है, और हाई पिच ऑफ वॉइस, वॉइस का पिच जो है वो पतला हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है, वॉइस पतला आने लगता है, मतलब सुरीला आवाज आने लगता है ना। तो ये सब फीमेल के कैरेक्टर्स हैं, तो ये पूछा जाता है एक आध मार्क के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है हमने देख लिया, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देख लिए। अब हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में। तो अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनमें पेयर ऑफ टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें गमिट फॉर्मेशन का काम होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गमिट, है ना, इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ गमिट्स, बराबर है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गमिट, गमिट को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, बराबर है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग देखते हैं एसेसरी डक्ट होती है, डक्ट जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है, जिससे गमिट ट्रांसपोर्ट होते हैं। ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं स्पर्म के साथ आगे, और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया मतलब बॉडी के बाहर का रिप्रोडक्टिव हिस्सा, जैसे कि स्क्रोटम और पेनिस। ठीक है,
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट में रिटे, टेस्टिस, वासा, इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें होती है। अब ये क्या होता है आपको आगे समझेगा जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड्स में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड होते हैं। ये भी क्या होते हैं आगे पता चलेगा। स्क्रोटल सैक, पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब बाहर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है, ठीक है। उसको भी हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है उसका एक डायग्राम बनाते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या क्या दिखता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टिस दिखाई देती है। वैसे ये पेयर ऑफ टेस्टिस जो है ये पेनिस के पीछे होती है, ठीक है। द पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस, बराबर है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा साइड वाइज बना रहे हैं क्योंकि हमको क्या करना है, अच्छे से इसको दिखाना है। तो पेनिस भी दिखना चाहिए, टेस्टिस भी दिखने चाहिए। अब इन टेस्टिस के ऊपर यहां पे ऐसा सी शेप एक एपिडिडाइमिस नाम से स्ट्रक्चर होता है। ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है ये एपिडिडाइमिस है। फिर इसी एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस नाम की ये डक्ट ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस नाम की डक्ट ओरिजिनेट होती है और ये डक्ट यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। यहां पे कहीं पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये ओपन होता है यूरेथ्रा में, ठीक है। ये ओपन होता है यूरेथ्रा में और ये यूरेथ्रा सीधा नीचे आती है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो आपके पास ये जो डक्ट है जिसको वास डिफरेंस बोला जाता है, ये भी थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि बेटर तरीके से बनाया जा सके, है ना। तो ये जो डक्ट है इसको वास डिफरेंस बोला गया है। बराबर, 2 मिनट। ये ऐसा ऊपर से होके आता है, कॉइल करके आता है, ठीक है। तो कॉइल करके आता है यूरेटर को। यूरेटर होता है यहाँ पे, यहां से ऐसा यूरेटर निकलता है। ये भी आपको दिखाना चाहूँ यूरेटर तो दिखा सकता हूं। यहां से यूरेटर निकलता है ऐसा, ये यूरेटर निकलता है, ठीक है। तो यूरेटर को कॉइल करके आता है ये, और जब ये यूरेटर को कॉइल करके आता है तो ये एक दूसरी डक्ट के साथ मिक्स होता है, दूसरी डक्ट को ज्वाइन करता है। और वो जो डक्ट जिसको ये ज्वाइन करता है उसको डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। सेमाइनल वेसिकल क्या होता है, एक ग्लैंड होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक ग्लैंड बनाते हैं हम लोग सेमाइनल वेसिकल नाम से, ठीक है। तो ये एक ग्लैंड होता है, इसकी डक्ट को ये यहाँ पे ज्वाइन करता है। एक ग्लैंड की डक्ट को यहाँ पे ज्वाइन करता है, इस ग्लैंड को सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो इस ग्लैंड की डक्ट को ये ज्वाइन करता है और अल्टीमेटली जब ये ज्वाइन कर जाता है तो यहाँ पे कॉमन डक्ट बनता है। इस कॉमन डक्ट को इजैक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन होता है यूरेथ्रा में। दिस इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा में यहां पे ये ओपन होता है, यूरेथ्रा में यहां पे ओपन होता है। फिर ये यूरेथ्रा से मतलब समझो, इसको एक एक करके नाम देते हैं। इसका नाम है टेस्टिस, थोड़ा सही तरीके से नाम दिया जाए। इसका नाम होता है टेस्टिस, है ना। ये चीज है ये है एपिडिडाइमिस। ये जो चीज है इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये जो चीज है इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल।
और इसको बोलते हैं वासा एफरेंशिया, सॉरी इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, वासा एफरेंशिया नहीं, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। और अल्टीमेटली ये जो चीज है इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट होते हैं। ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ठीक है, ये वाली जो बीच वाली होती है इसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये जो पेनिस से होते हुए जाती है इसको पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। और ये तीनों को मिला के आप यूरेथ्रा बोलते हैं, बराबर है। इसमें से मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसके नीचे वाली मेम्ब्रेनस और पेनाइल, ये दोनों यूरिनोजेनाइटल होती है। यूरिनोजेनाइटल का मतलब यूरिन भी कैरी करती है और स्पर्म भी कैरी करती है, ठीक है। बाकी फिर यहां पे होता है पेनिस। फिर हम लोग देखते हैं यहां पे कहीं पे क्या होता है, पेनिस होता है। ये यहां पे पेनिस होता है। अब पेनिस, ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है, 2 मिनट, है ना। तो पेनिस, ये जो स्ट्रक्चर हमको देखने मिलता है, इसका ये जो एंड होता है ये थोड़ा सा ऐसा टिप वाला एंड थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बड़ा होता है, इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। द टिप रीजन ऑफ पेनिस इज स्लाइटली, हम लोग देखेंगे, लार्जर, इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस। तो इसको ग्लांस पेनिस लिखते हैं, इसको लिखते हैं ग्लांस पेनिस, कैंसल। है ना, इसके ऊपर एक स्किन की फोल्ड होती है जिसको प्रीप्यूज कहते हैं या फोर स्किन कहते हैं, प्रीप्यूज या फोर स्किन। और ये जो ओपनिंग होती है इसको यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं और ओरिफिस, यूरेथ्रल मिएटस या ओरिफिस। बाकी ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये यूरेटर है, ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो बोलने का मुद्दा ये है कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एपिडिडाइमिस होता है, वास डिफरेंस होता है। वास डिफरेंस ज्वाइन होता है डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल को, तो बनता है इजैकुलेटरी डक्ट, बराबर है। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के नीचे ओपन होती है। तो ये दोनों जो यूरेथ्रा होती है ये यूरिनोजेनाइटल होती है, मतलब स्पर्म भी कैरी करती है और यूरिन भी कैरी करती है। लेकिन ऊपर वाली जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन कैरी करती है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यूरेथ्रा से होते हुए, ये यूरेथ्रा पेनिस से होते हुए बाहर ओपन होता है, ठीक है। स्लाइटली बल्जी पोर्शन ऑफ द पेनिस टिप इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय अ स्किन कॉल्ड एज प्रीप्यूज या फोर स्किन, स्किन फोल्ड से कवर होता है, ठीक है। और इट हैज ओपनिंग कॉल्ड एज यूरेथ्रल मिएटस और ओरिफिस। तो ओवरऑल दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ये अगली स्लाइड में दिख भी जाएगा, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ने क्या देखा, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर ये एपिडिडाइमिस है, ये कुछ ऐसा दिखता है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एपिडिडाइमिस के बाद ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं बाय कनेक्टिंग विद डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 ग्लैंड्स भी होते हैं, वो ग्लैंड्स भी आपको बता ही देता हूँ। तो ये 3 ग्लैंड्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक तो सेमाइनल वेसिकल मैंने बता दिया, एक यहाँ पे डोनट शेप ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा ग्लैंड होता है डोनट शेप, ऐसा डोनट शेप ग्लैंड होता है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। तो ये जो ग्लैंड है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक सिंगल ग्लैंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेस ऑफ पेनिस पे 2 ग्लैंड होते हैं, बेस ऑफ पेनिस पे 2 ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे इन ग्लैंड्स को बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड बोला गया है, इसको बोला गया है बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। इसको इधर नहीं लिखते, इधर यूरेथ्रा में मिक्स हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो इसको इधर लिखते हैं बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। तो ऐसे
आपको ग्लैंड्स भी देखने मिलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एज वेल एज सेमाइनल वेसिकल। तो ये कुछ ग्लैंड्स है जो हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, सबसे पहला पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो टेस्टिस क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि टेस्टिस पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। पेयर्ड मतलब 2 नंबर में होते हैं, ठीक है। मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब जब बॉडी बनती है जाइगोट से तो सबसे पहले 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। उसमें से मीजोडर्मल ओरिजिन के टेस्टिस होते हैं। लोकेशन कहाँ होता है टेस्टिस का, स्क्रोटल सैक के अंदर। तो ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। इसको ये करते हैं, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये ऐसा स्क्रोटल सैक हैंग करता है एब्डोमिनल कैविटी से नीचे, ठीक है। और इस स्क्रोटल सैक में एक कैनल होता है जिसको इंग्विनल कैनल कहते हैं। इस कैनल का नाम क्या है, इंग्विनल कैनल। इस कैनल से ही स्क्रोटल सैक नीचे टेस्टिस में आए हुए, ठीक है। तो इंग्विनल कैनल से टेस्टिस में नीचे स्क्रोटल सैक आते हैं और ये स्क्रोटल सैक में टेस्टिस लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर है टेस्टिस, इसके अंदर होंगे, है ना। टेस्टिस ऐसे पेल येलो कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, येलो कलर के ओवल स्ट्रक्चर होते हैं, पेल येलो, या हम इसको पहले नाम दे देते हैं, इसको टेस्टिस नाम है ना। तो टेस्टिस पेल येलो कलर के हैं और ओवल शेप के हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, वो तो हमने लिखा ही है। मीजोडर्मल ओरिजिन के, वो भी हमने लिखा है। लोकेशन स्क्रोटल सैक में है, ये है स्क्रोटल सैक, इसको स्क्रोटल सैक बोलते हैं, ठीक है। या इसकी को लेबलिंग दे देते हैं हम लोग, ये स्क्रोटल सैक है, ठीक है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ टेस्टिस डेवलप इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। जब बच्चा, मेल बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो टेस्टिस का डेवलपमेंट उस बच्चे के एब्डोमेन में होता है, ठीक है। मतलब टेस्टिस जो है वो उनके पेट में ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है, 7 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस टाइम पे ये टेस्टिस उसके एब्डोमिनल कैविटी से नीचे डिसेंड डाउन होते हैं थ्रू इंग्विनल कैनल। तो टेस्टिस इंग्विनल कैनल से नीचे डिसेंड डाउन होते हैं। टेस्टिस यहां से नीचे आते हैं, यहां से नीचे आते हैं, ठीक है, थ्रू इंग्विनल कैनल। कब आते हैं, 7th मंथ में, 7th मंथ में आते हैं, ठीक है। तो यहां पे बोला है ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ टेस्टिस डेवलप इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इट डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटल सैक थ्रू इंग्विनल कैनल, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड नाम के एक स्ट्रक्चर से आते हैं। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, यह बड़ा सवाल होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड 3-4 चीजों का एक बंच होता है, जिसमें पहली बात तो वास डिफरेंस होता है ना। दूसरा, इसमें वास डिफरेंस के साथ हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं। तीसरा, इसमें लिम्फ वेसल्स होते हैं। और चौथा, इसमें नर्व होते हैं। तो समझो, वास डिफरेंस, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व, इन सब का गुच्छा होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड इसको यहां से एब्डोमेन से नीचे डिसेंड डाउन करने में हेल्प करता है और उसके साथ ही होता है हर टाइम। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। अब टेस्टिस को जब हम प्लूरल में लिखते हैं, पेयर में लिखते हैं तो TES लिखते हैं, लेकिन जब सिंगल में लिखते हैं तो TESTIS लिखते हैं, ठीक है। तो ये IS सिंगल में आता है और बाकी प्लूरल में टेस्टिस ES आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, कि टेस्टिस होता कैसे है। तो टेस्टिस के 2 सेक्शन हमको पढ़ने हैं, एक पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस और एक पढ़ना है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस अगर हम पढ़ते हैं, चलो इसको येलो ही कलर से बनाते हैं क्योंकि येलो होता है ना, ठीक है। तो टेस्टिस का अगर हम एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं तो ओवल शेप का होता है टेस्टिस, बराबर है। तो टेस्टिस ओवल शेप का होता है। टेस्टिस का सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस, ट्यूनिका वैजिनैलिस,
बराबर है। फिर उसके बाद एक अंदर लेयर होता है टेस्टिस का जिसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, और ये टेस्टिस को कुछ लोब्यूल्स, कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। इट डिवाइड टेस्टिस इनटू सम लोब्यूल्स और कंपार्टमेंट, ठीक है। तो ये जो है ये वाला लेयर है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, ठीक है, अल्ब्यूजिनिया। इसके बाद ये टेस्टिस को लोब्यूल में, इसको टेस्टिकुलर सेप्टम बोलते हैं, इसके वजह से ये जो सेप्टम बना है इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर सेप्टम, टेस्टिकुलर सेप्टम। और इसके वजह से ये जो लोब बना है इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ऐसे कितने लोब्यूल होते हैं? तो टेस्टी में 200 से 300 लोब्यूल्स हो सकते हैं एक टेस्टिस में, ठीक है। 200 to 300 लोब्यूल्स पर टेस्टिस एक टेस्टिस में हो सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक ब्लड वेसल की एक लेयर होती है जिसको ट्यूनिका वैस्कुलोसा कहते हैं। वैस्कुलर लेयर होती है जो ब्लड सप्लाई देती है, बराबर है। ये वो लेयर है जो ब्लड सप्लाई दे रही है टेस्टिस को, वैस्कुलर लेयर है। तो ये वैस्कुलर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो ऐसे 3 लेयर है, ट्यूनिका वैजिनैलिस सबसे बाहर, अल्ब्यूजिनिया बीच में और ट्यूनिका वैस्कुलोसा मिडल में, ठीक है, सॉरी इनर में, सबसे इनर, बीच में मिड अल्ब्यूजिनिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अल्ब्यूजिनिया की वजह से टेस्टिकुलर सेप्टम बने और टेस्टिस को कुछ लोब्यूल में डिवाइड किया गया। अब हम देखते हैं हर लोब्यूल के अंदर ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और हर लोब्यूल के अंदर ऐसे 2 से 4 होते हैं, 2 to 4, है ना। 2 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। मैं अभी ज्यादा बनाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं। अब इन लोब्यूल्स को अगर आप कनेक्ट कर दो तो इनका जो कॉइल्ड पार्ट होता है, ये वाला कॉइल्ड, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनको क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऐसे हर लोब में कितने होते हैं? एक लोब में 2 से 4 ट्यूब्यूल होते हैं, एक लोब में 2 to 4 ट्यूब्यूल होते हैं। ये सारे ट्यूब्यूल एक दूसरे से हम लोग देखते हैं, ये कॉइल्ड पार्ट जो है इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये जो स्ट्रेट पार्ट है, ये वाला इस स्ट्रेट पार्ट को ट्यूबुलाe रेक्टाe बोलते हैं, ट्यूबुलाe रेक्टाe। और ये सारे स्ट्रेट पार्ट मिलके एक नेटवर्क में ओपन होते हैं। इस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? इस नेटवर्क को रीटे टेस्टिस कहा जाता है। इस नेटवर्क को रीटे टेस्टिस कहा जाता है। और ये रीटे टेस्टिस फिर ऐसे छोटे छोटे डक्ट से ओपन होता है टेस्टिस के बाहर एपिडिडाइमिस में। तो अब ये टेस्टिस के बाहर ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ एपिडिडाइमिस। तो इसको थोड़ा सा ओपन करने के लिए रास्ता दे देते हैं। तो ये रीटे टेस्टिस नाउ ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस, बराबर। तो ऐसे कुछ इनके जरिए ये ओपन होता है। और इन डक्ट को वासा एफरेंशिया कहते हैं। इन डक्ट को वासा क्या कहते हैं? एफरेंशिया। और ये जो होता है इसको रीटे टेस्टिस कहते हैं, रीटे टेस्टिस नेटवर्क। ये जो नेटवर्क होता है इसको रीटे टेस्टिस कहते हैं। और इसके बाहर होता है एपिडिडाइमिस, इसके बाहर ऐसा होता है एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये ट्यूबुलाe रेक्टाe का ये देखते हैं।
तो ये एपिडिडाइमिस होता है। तो ये ओवरऑल टेस्टिस का एक आपको एलएस देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। आप टेस्टिस को देखोगे तो बाहर ट्यूनिका वेजिनालिस, फिर अल्ब्यूजिनिया वास्कुलोसा, उसके अंदर सेप्टम्स होते हैं जो कि ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया से बने होते हैं। वो लोब्यूल्स में डिवाइड करते हैं 200 to 300 लोब्यूल्स। उसमें हर लोब्यूल के अंदर 2 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। उसका स्ट्रेट पार्ट ट्यूबुला रेक्टाई है, उसके बाद एक नेटवर्क है जिसको क्या बोलते हैं, रिटे टेस्टिस, फिर वो ओपन होता है वासा एफरेंशिया जो कि 12 से लेके 20 हो सकते हैं। ठीक है, 12 से 20 वासा एफरेंशिया में ओपन होता है। ठीक है, तो ये ओपन होते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर अगर मैं टेस्टिस को ऐसे कट करूं, ये टेस्टिस हम लोग यहाँ पे समझते हैं, तो अगर मैं टेस्टिस को ऐसे कट करता हूं, ठीक है, तो ये ऐसे ट्यूब्स है, मैं ऐसे कट करता हूं, तो ट्यूब को मैं ऐसे ऐसे कट करूंगा तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा, दैट इज क्रॉस सेक्शन। तो टेस्टिस का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो क्रॉस सेक्शन में भी वही 3 लेयर दिखेगी आपको। सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेजिनालिस, उसके अंदर वाली लेयर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, बराबर है। उसके अंदर वाली लेयर ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, बराबर है। ठीक है, तो ये वाली आपकी ये हो गई और ये आपकी इनर मोस्ट ट्यूनिका वैस्कुलोसा हो गई। फिर इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको दिखेंगे कुछ इस तरीके के, है ना, कुछ इस तरीके के, और इनके बीच में होंगे कनेक्टिव टिश्यू, इनको जोड़ने वाले इनके बीच में क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यू, जो इनको जोड़ रहे हैं, जो इनको कांटेक्ट में रखे हुए इनको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग इधर भी बना सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, कनेक्टिव टिश्यू। और इन कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको लेडिक सेल बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बीच में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, लेडिक सेल। लेडिक सेल का काम क्या होता है, लेडिक सेल का काम क्या होता है कि ये टेस्टिस्टेरॉन सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन ऑफ टेस्टिस्टेरॉन, सिक्रीट्स टेस्टिस्टेरॉन, जो कि एक मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन टेस्टिस्टेरॉन सिक्रीट करता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे, हमको डिटेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये जो है ना, इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला है, इसका भी स्ट्रक्चर हमको आगे पढ़ना है। तो एलएस ऑफ टेस्टिस में आपने देखा क्या दिखता है, टीएस ऑफ टेस्टिस में आपने देखा क्या दिखता है। अब हम इसको आगे देखेंगे तो अगले पेज पे इसका रियल डायग्राम देखो। एलएस ऑफ टेस्टिस में ऐसा कुछ दिख रहा है। तो एलएस ऑफ टेस्टिस आप देखोगे तो बाहर 3 लेयर है, उसके बाद यहाँ पे सेप्टम्स बने हुए हैं, सेप्टम्स की वजह से लोब्यूल्स है, हर लोब्यूल में 2 से 3 4 या क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस नेटवर्क में जमा हो रहे हैं जिसको रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस आगे ओपन हो रहा है एपिडिडाइमिस में, ये एपिडिडाइमिस, फिर यहाँ से वासा एफरेंशिया, और ये आपका जो बन रहा है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखोगे तो टीएस ऑफ टेस्टिस लिखा है। टीएस ऑफ टेस्टिस में कनेक्टिव टिश्यू है, लेडिक सेल है, बीच में क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर अभी हम लोग अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है हम लोगों को डिस्कस करना है, स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अगर मैं बनाने जाऊं तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कुछ इस तरीके का दिखता है ना। हर वैसे परफेक्ट सर्कल नहीं होता, लेकिन मैं आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी के लिए बना के दिखा रहा हूं। इसमें हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ऐसे पिरामिड शेप सेल होते हैं। इन पिरामिड शेप सेल को सर्टोली सेल बोलते हैं। ऐसे पिरामिड शेप सेल होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल या नर्सिंग सेल भी बोलते हैं इनको, या सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं। फिर बाउंड्री वॉल पे ऐसे एपिथेलियल सेल होते हैं जिनको क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल बोला जाता है। ठीक है, क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल। तो ये जो है ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल है, जर्माइनल एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये सर्टोली सेल है, इसको नर्सिंग सेल भी बोलते हैं।
इसको सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं, इतने नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो जर्माइनल सेल होते हैं यही वो सेल होते हैं जिनसे स्पर्म बनना शुरू होते हैं। तो बेसिकली ये जो सेल होते हैं ये वैसे तो डिप्लॉइड नेचर के होते हैं, डिप्लॉइड नेचर के। ठीक है, फिर इसके बाद ये नए माइटोसिस करके नए सेल को प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। तो अब ये जो सेल बनते हैं इनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और ये स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉइड होते हैं, समझो। स्पर्मेटोगोनिया भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड। तो ये जो नेक्स्ट सेल बने ये है स्पर्मेटोगोनिया, और ये भी डिप्लॉइड है। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया नए सेल को प्रोड्यूस करते हैं जिन सेल को बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इससे नए टाइप के सेल बनते हैं जिनका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। थोड़े बड़े होते हैं साइज में, है ना। तो अब ये जो सेल है इनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये भी डिप्लॉइड ही होते हैं। मतलब अभी तक कोई ऐसा मियोसिस नहीं हुआ, कोई ऐसा रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाए, लेकिन ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली बार मियोसिस होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें क्या होता है, मियोसिस, और ये बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये हैप्लॉइड होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इसके बीच में मियोसिस हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेल बनते हैं वो बनते हैं स्पर्मेटिड। अब जो सेल बनेंगे वो बनेंगे स्पर्मेटिड, और इनमें से कुछ स्पर्मेटिड सर्टोली पे भी चले जाते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो कुछ स्पर्मेटिड सर्टोली से न्यूट्रिशन लेना चालू कर देते हैं। तो जो स्पर्मेटिड न्यूट्रिशन लेना चालू कर देते हैं वो आगे जाके स्पर्म में भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये देखो मैंने इसको टेल बनाया, इसको नहीं बनाया। तो ये स्पर्मेटिड है और ये स्पर्म है, बीच में फिर स्पर्म आ जाते हैं, बहुत सारे बीच में स्पर्म आ जाते हैं। तो स्पर्मेटिड है ये जो सेल है ये क्या है, स्पर्मेटिड है, ये भी हैप्लॉइड है। और ये जो सेंटर में ये टेल वाले जो सेल है इनको स्पर्मेटोजुआ बोलते हैं, स्पर्मेटोजुआ, या ये होते हैं ट्रू स्पर्म। तो ये डायग्राम देखो, ये एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियम के बाद क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड। ये देखो इसको स्पर्मेटिड बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि ये अभी भी सर्टोली सेल से कनेक्टेड है। तो जो सेल सर्टोली सेल, ये देखो इसको सर्टोली बोला है, इसको सर्टोली बोला है। तो जो सेल अभी भी सर्टोली से कनेक्टेड है, ये वाला सेल जो अभी भी सर्टोली से कनेक्टेड है उसको स्पर्मेटिड ही बोलेंगे। जो फ्री हो गया है ल्यूमन में, खाली स्पेस में जो फ्री है उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजुआ। तो देखना स्पर्मेटोजुआ किसको बोला है, जो फ्री है। ये देखो ये फ्री है, ये स्पर्मेटोजुआ है, ये सर्टोली से कनेक्टेड है, तो ये क्या है, स्पर्मेटिड है। सर्टोली स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट करता है, स्पर्मेटिड को मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करता है सर्टोली सेल। तो ये एक ओवरऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम। इसके बाद आगे का डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के बारे में क्या लिखा है, तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ये हिस्टोलॉजी में आता है, और इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है वो जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में हमने लिखा है कि एक्सटर्नली द टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर, ट्यूनिका वेजिनलिस, आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस एब्डोमिनल ओरिजिन से है, कैसे पता चलता है। एब्डोमेन में पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, जो कवरिंग हमको टेस्टिस में भी देखने मिलती है, तो इससे पता चलता है कि एब्डोमिनल ओरिजिन का है। ठीक है, इसके बाद
एब्डोमिनल ओरिजिन से है ये, आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग से बना है, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम से बना है, वेजिनैलिस। मिडल लेयर जो है वो ट्यूनिका अल्बिजिनिया है, ये कोलेजिनस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। ट्यूनिका वेस्कुलोजा ये इनर मोस्ट लेयर है और वेस्कुलर लेयर है। वेस्कुलर लेयर का मतलब क्या होता है, ये ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। मेम्ब्रेनस बोला है, वेस्कुलर लेयर भी है। ईच टेस्टिस डिवाइडेड इनटू 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर टेस्टिस में 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, बराबर है। और हर लोब्यूल में, ईच लोब्यूल में कितने होते हैं, 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंटरनली लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोला गया है, उसी से बनता है। तो ये जर्माइनल एपिथेलियल सेल से लाइंड है और उसके बाद बहुत सारे पिरामिड शेप सेल, सर्टोली सेल या सस्टेंटिकुलर सेल इसमें होते हैं, ठीक है। और फिर बाकी इनकी डेवलपिंग स्टेजेस होती है। द जर्माइनल एपिथेलियम अंडरगो गमीटोजेनेसिस, ठीक है, और आगे जाके बनाती है स्पर्मेटोजुआ। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्टोली सेल का फंक्शन पूछा जाता है, तो ये डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट करता है। वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी सीन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस मिलेगी, जिसमें सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि n होता है, फिर स्पर्मेटिड और फिर स्पर्म। तो ओवरऑल ये सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस है स्पर्म की, याद रखनी है। बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फ्यू ग्रुप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको लेडिक सेल बोलते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस्टेरॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करते हैं एसेसरी डक्ट क्या होते हैं। अब टेस्टिस तो हमने समझ लिया, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज टेस्टिस। टेस्टिस का हमने एलएस भी देख लिया, टीएस भी देख लिया, और टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी पढ़ लिया। तो अब टेस्टिस कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग पढ़ते हैं एसेसरी डक्ट। तो उसमें क्या है, रिटे टेस्टिस तो हम पढ़ चुके हैं, टेस्टिस में ही नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है, उसको रिटे टेस्टिस बोलते हैं। वासा एफरेंशिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वासा एफरेंशिया क्या है, जो रिटे टेस्टिस होते हैं वो 12 से 15, ठीक है, वासा एफरेंशिया में लीड करता है, जो बाहर एपिडिडाइमिस में ओपन होता है। फिर एपिडिडाइमिस अभी हमको पढ़ना है, वास डिफरेंस पढ़ना है, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा पढ़ना है, ठीक है। तो रिटे टेस्टिस क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है। ऑल दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड एज ट्यूबुला रेक्टा है। तो कुछ स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था, 2 मिनट जरा चले जाते हैं पीछे, ठीक है। तो कुछ स्लाइड पहले हमने देखा था कि क्या होता है, ट्यूबुलर रेक्टाई क्या होते हैं, स्ट्रेट ट्यूब होते हैं, मतलब कॉइल्ड ट्यूब होते हैं आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसके बाद जो स्ट्रेट ट्यूब आते हैं दैट इज ट्यूबुलर रेक्टाई। इसको हम डायग्राम में ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा स्लो हो गया है, तब तक पानी पी लेते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, हम थे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या आपको बता रहा था, देखो मैं आपको बता रहा था कि आपका ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था ऐसा, तो ये जो स्ट्रेट ट्यूब था इसको ट्यूबुला रेक्टाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुला रेक्टाई। और ऐसे बहुत सारे ट्यूबुला रेक्टाई एक साथ आके मिलते हैं तो एक नेटवर्क बनता है यहां पे ऐसा। इस नेटवर्क को क्या कहते हैं, इस नेटवर्क को रिटे टेस्टिस कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बोला है कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल है, रिटे टेस्टिस। सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होते हैं स्ट्रेट ट्यूब में, जिसको ट्यूबुला रेक्टाई कहते हैं। ट्यूबुला रेक्टाई ओपन होता है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल में, जिसको रिटे टेस्टिस कहते हैं। रिटे टेस्टिस ओपन होता है वासा एफरेंशिया में। 12 से लेके 20 फाइन ट्यूब्यूल होते हैं, 12 से 20 छोटे छोटे ट्यूब्यूल होते हैं जो कि फाइनली टेस्टिस के बाहर ओपन होते हैं। ये टेस्टिस है आपका, और यहाँ पे रिटे टेस्टिस है ना, ये ऐसा। तो यहां से 12 से 20, 1 2 3 4 12 से ऐसे 20, है ना। 12 से 20 ये ओपन होते हैं किसमें, वासा, ये आपका वासा एफरेंशिया ओपन होते हैं किसमें, एपिडिडाइमिस में। तो 12 से 20 फाइन ट्यूब्यूल दैट अराइजेस फ्रॉम रिटे टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस। इट इज लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अब ये हम देखते हैं एपिडिडाइमिस में ओपन हुआ है।
अब वासा एफरेंशिया के बाद ये जो टॉपिक लिखा है ये एपिडिडाइमिस के लिए लिखा है, यहां से एपिडिडाइमिस का हेडिंग निकल गया है, इसको मैं हेडिंग दे देता हूं एपिडिडाइमिस। तो ये जो हेडिंग है ये एपिडिडाइमिस का है। तो एपिडिडाइमिस के बारे में क्या बोला है, इट इज लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब। एपिडिडाइमिस खुद ये आपको दिख रहा है ऐसा है, लेकिन ये ट्यूब है, ऐसा ट्यूब है, लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड ट्यूब है ये, और 3 पार्ट में डिवाइड है। कैप्यूट एपिडिडाइमिस, कैप्यूट का मतलब होता है हेड, कॉर्पस एपिडिडाइमिस का मतलब होता है बॉडी, और कॉडा का मतलब होता है टेल। तो एपिडिडाइमिस को अगर मैं देखूं, यहां पे डायग्राम बनाओ एपिडिडाइमिस का, प्रॉपर एक डायग्राम एपिडिडाइमिस का बनाते हैं। तो ये टेस्टिस है और ये एपिडिडाइमिस है। तो ये हेड हो गया मतलब कैप्यूट, ये बॉडी हो गई मतलब कॉर्पस, और ये कॉडा हो गया मतलब टेल। ठीक है, टेल इधर लिखता हूं। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 रीजन में एपिडिडाइमिस डिवाइडेड होता है। एपिडिडाइमिस का जो हेड होता है ये क्या करता है, स्पर्म को रिसीव करता है, रिसीव स्पर्म फ्रॉम वासा एफरेंशिया, रिसीव स्पर्म फ्रॉम वासा एफरेंशिया, वीई वासा एफरेंशिया। कॉर्पस एपिडिडाइमिस स्टोर करता है, स्टोर स्पर्म फॉर शॉर्ट पीरियड, और ये ओपन होता है, ओपन इनटू वास डिफरेंस, वास डिफरेंस में ओपन होता है। ठीक है, अब स्पर्म जब इसमें थोड़े समय के लिए रुकता है तो ये स्पर्म में चेंजेस लेके आता है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल बदलाव लेके आता है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में, स्पर्म के फंक्शनिंग में बदलाव लेके आता है, जिससे स्पर्म केपेबल हो जाता है टू फर्टिलाइज दी ओवम। मतलब अगर एपिडिडाइमिस से पास ना हो तो स्पर्म में एबिलिटी नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर पाएगा ओवम के लिए। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस का कुछ सिक्रीशन भी होता है जिसके वजह से स्पर्म एक्टिव होता है। तो फंक्शन क्या है, स्पर्म अंडरगो फिजियोलॉजिकल मैच्यूरेशन इन एपिडिडाइमिस, ठीक है, एंड बिकम कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवम। बराबर है, तो स्पर्म कुछ फिजियोलॉजिकल मैच्यूरेशन में जाता है और फिर ये ओवम को फर्टिलाइज करने के काबिल बनता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस एक पेयर्ड डक्ट है, दोनों साइड से एपिडिडाइमिस से जो डक्ट निकलती है उसको वास डिफरेंस कहते हैं। एपिडिडाइमिस है ना, आपको नहीं पता तो ये फिर से बना देता हूं मैं, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, और यहां से जो डक्ट निकलती है उसको वास डिफरेंस कहते हैं। ये है वास डिफरेंस, बराबर है। तो ये वास डिफरेंस क्या है, हम लोग देखते हैं एपिडिडाइमिस की पोस्टीरियर। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस पोस्टेरियर मतलब एपिडिडाइमिस का आखिरी पार्ट वास डिफरेंस में ओपन होता है, पेयर्ड है। ठीक है, वास डिफरेंस ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू इजैकुलेटरी डक्ट, ये आगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट तक स्पर्म को लेके जाता है, क्योंकि वास डिफरेंस आगे जाके डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल से जुड़ता है तो इजैकुलेटरी डक्ट बनता है, तो वहां तक लेके जाता है। इट ट्रैवल अप टू एब्डोमेन कैविटी एंड लूप्स ओवर द यूरेटर। ये मैंने डायग्राम में बताया कि एब्डोमिनल कैविटी तक जाता है, यूरेटर से लूप करके नीचे आके फिर यूरेथ्रा में ओपन होता है विद द हेल्प ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, opens into urethra. Before opening into urethra, it joins with the duct of seminal vesicle to form ejaculatory duct, which is finally opens into urethra. बराबर है, तो जब ओपन हो रहा होता है यूरेथ्रा में तो पहले ये डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल से ज्वाइन करता है और फिर इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में यूरेथ्रा में ओपन होता है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, हम लोग देखते हैं ये भी पेयर्ड है, दोनों साइड से है। ये किससे बनी होती है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ डक्ट ऑफ वास डिफरेंस की डक्ट है ना, एंड डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, एंड इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, सीमन जब भी इजैकुलेट होता है बॉडी के बाहर रिलीज होता है तो इसी डक्ट के थ्रू होता है। यूरेथ्रा की बात करते हैं तो यूरेथ्रा एक फाइनल डक्ट है जहां से जो सीमन पास होता है और बॉडी से बाहर आता है, उसको इजैकुलेशन बोलते हैं। तो ये एक अनपेयर्ड डक्ट है, मतलब सिंगल है। ठीक है, इन मेल इट फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन। मेल के केस में सीमन भी इसी से जाता है, यूरिन भी इसी से जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। बराबर है, इन मेल इट इज लॉन्ग 20 सेंटीमीटर। मेल के केस में यूरिनोजेनाइटल भी है और मेल में ये काफी लंबा भी होता है, 20 सेंटीमीटर तक होता है। फीमेल में बहुत छोटा होता है, ओनली 4 सेंटीमीटर होता है। तो 20 सेंटीमीटर तक का होता है और ये पेनिस से एक्सटेंड होते हुए बाहर ओपन होता है। इट ओपन्स आउटसाइड बाय ओपनिंग, जिसको यूरेथ्रल ओरिफिस या यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं, जिस ओपनिंग से ये बाहर ओपन होता है। ठीक है, यूरेथ्रा
यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, वो भी बताया था मैंने, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा। इनमें से प्रोस्टेटिक वाली सिर्फ यूरिन कैरी करती है, लेकिन मेम्ब्रेनस और पेनाइल यूरिन और सीमन दोनों कैरी करती है। अब एक पाथवे पढ़ते हैं स्पर्म ट्रांसपोर्ट का। तो हमने सारे के सारे डक्ट भी पढ़ लिए और सारे के सारे हमने टेस्टिस के बारे में भी पढ़ लिया। तो बेसिकली हमने मैक्सिमम पार्ट तो कवर ही कर दिया, टेस्टिस पढ़ लिया, डक्ट पढ़ लिया। अब स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता कैसे, स्पर्म कैसे जाता है बॉडी के बाहर, ठीक है। तो स्पर्म बनता टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है तो बनता स्पर्म है खाली। फिर ये स्पर्म ट्यूबुलर रेक्टाई में, टेस्टिस में ही आता है। ट्यूबुलर रेक्टाई से रिटे टेस्टिस, टेस्टिस में ही होता है। रिटे टेस्टिस से वास एफरेंशिया, वो भी टेस्टिस से बाहर जस्ट एपिडिडाइमिस में जाता है। तो एपिडिडाइमिस, फिर एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, और यहां तक तो स्पर्म ही होता है। फिर वास डिफरेंस से जब इजैकुलेटरी डक्ट में जाता है तो स्पर्म के साथ सेमाइनल फ्लूइड भी आ जाता है, सेमाइनल ग्लैंड का सिक्रीशन है ना। तो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट भी जुड़ती है ना, तो वो अपना सेमाइनल सिक्रेशन भेजेगी, स्पर्म उधर से आएगा, दोनों मिलके जाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में आते हैं, तो यूरेथ्रा के बाहर एक प्रोस्टेट ग्लैंड लगा होता है, वो भी अपना सिक्रेशन डाल देता है। तो अब स्पर्म, सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ये तीनों मिलके यूरेथ्रा में जाते हैं। अब यूरेथ्रा जब देखते हैं तो यूरेथ्रा में 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस और पेनाइल। तो पेनाइल यूरेथ्रा में जो हम लोग देखते हैं, पेनिस के बेस पे, याद रखो, पेनिस के बेस पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड भी बनाते हैं। तो अब स्पर्म, सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड के साथ बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड भी ऐड हो जाता है, और पेनाइल यूरेथ्रा से होते हुए ये तीनों फ्लूइड प्लस स्पर्म बॉडी के बाहर यूरेथ्रा से, यूरेथ्रल मीटस या ओरिफिस से बाहर आते हैं। तो जो पाथवे है और कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म होता है, फिर ट्यूबुलर रेक्टाई, रिटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड। फिर यूरेथ्रा में स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेटिक फ्लूइड। फिर पेनाइल यूरेथ्रा में बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड भी ऐड हो जाता है और यूरेथ्रल ओरिफिस से बाहर एक्सक्रीट बाहर इजैकुलेट होता है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मेल में 3 सेक्स ग्लैंड्स होते हैं जो स्पर्म के साथ अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, और उसके वजह से हम लोग देखते हैं कि फाइनल सीमन प्रोड्यूस होता है। तो कौन कौन से ग्लैंड्स है इसमें, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, 3 ग्लैंड है। सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड को सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के फ्लूइड को प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं, और बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड के फ्लूइड को बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये पेयर्ड ग्लैंड है। हम लोग देखते हैं सेमाइनल वेसिकल जो है वो कैसा है, पेयर्ड ग्लैंड। पहले इनका बारे में देख लेते हैं, एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल हम लोग देखते हैं तो पेयर्ड ग्लैंड होता है। कहाँ पे होता है ये आपका जस्ट हम लोग देखते हैं जहां पे इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होती है, बस उसी के आसपास होता है, ठीक है। तो पेयर्ड ग्लैंड है, लोकेशन पोस्टीरियर साइड ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे साइड में होता है, ठीक है। सिक्रीशन अल्कलाइन सिक्रीशन होता है इसका, मतलब बेसिक सिक्रीशन होता है जिसका पीएच 7.4 होता है, और उसको सेमाइनल फ्लूइड बोलते हैं, येलो कलर का होता है। सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या होता है, सेमाइनल फ्लूइड में फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, 3 चीजें होती है। तीनों का काम दिया है आगे। फ्रुक्टोज का काम बोला है कि फ्रुक्टोज क्या करता है, एनर्जी देता है स्पर्म मूवमेंट में। फाइब्रिनोजन का काम बोला है ये स्पर्म को कोएगुलेट करता है, गुच्छे बनाता है स्पर्म के, ताकि जब ये रिलीज हो फीमेल ट्रैक्ट में तो बड़े तेजी से जाए, है ना। आप समझो कि आप अगर ऐसे मिट्टी फेंकोगे तो वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी, लेकिन आप उस मिट्टी का गोला बना के फेंकोगे तो वो बहुत ज्यादा दूर जाएगा। तो ओवरऑल आप देखते हो कि यहाँ पे इसका बोलस बनाया जाता है जिससे वो तेज क्विक प्रोपल्शन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाए, फाइब्रिनोजन। प्रोस्टाग्लैंडिन हम लोग देखते हैं ये फीमेल जो वजाइनल ट्रैक्ट होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इधर से आपने स्पर्म इंट्रोड्यूस किया तो रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन से स्पर्म तो ज्यादा एफर्ट नहीं भी लगाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन से ही आगे पहुंच जाएगा, है ना। मतलब मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, ऐसा कि स्पर्म ठहरा रहा और जमी चलने लगी, इसका मतलब स्पर्म रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन से ही ऊपर पहुंच जाएगा, बराबर। इसके बाद प्रोस्टेटिक ग्लैंड की बात करते हैं तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड लार्ज डोनट शेप सिंगल ग्लैंड होता है, लार्ज होता है सिंगल डोनट शेप। अब डोनट शेप मतलब ऐसा, फॉरेन में इस तरीके का डोनट होता है, नहीं तो आप समझोगे ऐसा, ठीक है। तो डोनट शेप ग्लैंड होता है, कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 लोब्स। तो इसमें 20 से 30 लोब्स होते हैं। लोकेशन इसकी अंडरनीथ मतलब बिलो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है, ठीक है। एक ही होता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे डोनट शेप ग्लैंड बनाया था हमने। सिक्रीशन स्लाइटली एसिडिक होता है, तो इसका एसिडिक सिक्रीशन होता है और मिल्की व्हाइट कलर होता है। इसका येलो कलर था, इसका मिल्की व्हाइट, इसका सिक्रीशन 7.4, इसका एसिडिक 6.5।
इट कंस्टिट्यूट 30% ऑफ टोटल सीमन। ये सीमन का 60% कंस्टिट्यूट कर रहा था सेमाइनल फ्लूइड, ये सीमन का 30% कंस्टिट्यूट कर रहा है। इसमें जो कंटेंट है वो सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज और अदर एंजाइम्स है। इसमें जो सिट्रिक एसिड या एसिड फॉस्फेटेज होते हैं ये स्पर्म को एसिडिक कंडीशन से बचाते हैं। फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में कंडीशंस एसिडिक होती है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है उस एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर कंडीशंस एसिडिक रही तो स्पर्म को एक एसिडिक कवरिंग प्रोटेक्शन देके ये बचाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर्स ग्लैंड, ये पेयर्ड ग्लैंड है और ये स्मॉल पी साइज पीनट शेप के ग्लैंड होते हैं, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ यूरेथ्रा एट द बेस ऑफ पेनिस। पेनिस जहां से शुरू होता है उसके वहां पे जो यूरेथ्रा होता है, जैसे हमने ये पेनिस ड्रॉ किया था, तो यहां से जो यूरेथ्रा आ रहा है ये पेनिस है ना, तो बेस ऑफ पेनिस पे यूरेथ्रा में दोनों साइड में ये प्रेजेंट होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका सिक्रीशन भी अल्कलाइन होता है, pH 7.2 होता है। ये थोड़ा विस्कस, थोड़ा सा ऐसा गाढ़ा होता है और म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है। ये पूरे सीमन का 5% होता है, ये 30%, ठीक है, ये 60%, ये 60, ये 30, ये 5, कितना हो गया 60, 30, 90 और 5, 95। बचा हुआ 5% होगा स्पर्म, ठीक है। इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो ये क्या है, इसको एज अ प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड भी बोलते हैं। प्री इजैकुलेटरी मतलब इजैकुलेशन क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के आखिरी में जो फ्लूइड निकलेगा दैट इज इजैकुलेशन, जिसमें सीमन निकलेगा। लेकिन सीमन के पहले जब सेक्सुअल इंटरकोर्स जारी होता है, जब कॉपुलेशन चल रहा होता है, उस टाइम पे ये फ्लूइड रिलीज होता है। इससे क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो फ्रिक्शन होता है, पेनिस और वजाइना में जो फ्रिक्शन होता है वो अवॉइड होता है। ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन। तो तीनों के पॉइंट बहुत बेसिक है, ठीक है। ये पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, पेयर्ड है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं पोस्टेरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर एट बेस ऑफ द पेनिस ऑन बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रा। इसका pH 7.4, इसका 6.5, 7.2, ठीक है। ये 60%, ये 30%, वो 5%। इसमें फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें सिट्रिक एसिड या एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम, और इसमें ये इट एक्ट एज लुब्रिकेंट, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोग देखते हैं ग्लैंड्स के बारे में था। अब हम बात करते हैं ये तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन जो है और स्पर्म सब मिलके क्या बनाते हैं, सीमन बनाते हैं। तो सीमन किन चीजों से बना हुआ है, देखो सीमन क्या है, इट इज द फ्लूइड इजैकुलेटेड बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट द एंड ऑफ द कॉपुलेशन। तो जब कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, ठीक है, मेल और फीमेल हम लोग देखते हैं उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसके एंड में जब हम लोग देखते हैं जो फ्लूइड रिलीज होता है मेल बॉडी से उसको सीमन कहते हैं। सीमन विस्कस मिल्की फ्लूइड होता है, विस्कस मतलब स्लाइटली गाढ़ा होता है और मिल्की कलर का एक फ्लूइड होता है। इसका pH अल्कलाइन होता है, जिसका हम लोग देखते हैं बेसिक pH का होता है, ये 7.2 तक इसका pH जाता है, ठीक है, 7.7 तक। सीमन किन चीजों से बना है, सीमन में सेमाइनल प्लाज्मा 95% है और स्पर्म 5%। अब सेमाइनल प्लाज्मा तीन चीजों से बना है, सेमाइनल फ्लूइड 60%, प्रोस्टेटिक फ्लूइड 30%, बल्बोयूथ्रल फ्लूइड 5% और बाकी बचा हुआ स्पर्म 5%, तो बना सीमन, ठीक है। एक सिंगल इजैकुलेशन में 2.5 to 4 ml सीमन रिलीज होता है, 4 ml तक सीमन एक सिंगल इजैकुलेशन में मेल रिलीज करता है। इस सीमन में 400 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है, 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म। इसके अंदर कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो कि वजाइना में जो एसिडिक कंडीशन होती है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसमें जो कैल्शियम और बाइकार्बोनेट है सीमन, इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन वजाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी सीमन में होते हैं, पढ़ा हमने, जिससे रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, स्पर्म ठहरा रहा और वजाइनल ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्शन से जमी चलने लगी, स्पर्म अपने आप आगे मूव करता है, ठीक है। तो ये सब होता है। इसके बाद सीमन हमने देख लिया। अब इसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहर का पार्ट है, जिसमें पेनिस और स्क्रोटम आता है। पेनिस के बारे में हम लोग देखते हैं कि पेनिस क्या है, इट इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, इसमें फीमेल लिखा है इट इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये फीमेल जो है ये कट करना चाहिए, ठीक है, आप इसको इग्नोर कर दो, ये थोड़ा सा गलत हो गया, नहीं यहाँ पे, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो इट इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो पेनिस इज मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन।
मस्कुलर एंड सिलेंड्रिकल, मस्कुलर है और सिलेंड्रिकल है। आप जैसे देख रहे हो इसमें कोई बोन्स या कोई हार्ड ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, मसल का स्ट्रक्चर है और ये सिलेंड्रिकल है। इट कंटेन 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इसमें 3 इरेक्टाइल टिश्यू के बंडल है। अब 3 बंडल देखो कौन से, 2 ये है साइड में जिसको कॉर्पोरा कैवर्नोजा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉर्पोरा कैवर्नोजा। और ये एक सेंटर में है यहाँ पे, इसको कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम। ठीक है, तो कॉर्पोरा कैवर्नोजा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम। स्पॉन्जियोजम में यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा किसके अंदर है? स्पॉन्जियोजम के अंदर है। ये देखो यूरेथ्रा, ये जो है ये स्पॉन्जियोजम है, ये पूरा जो है ये स्पॉन्जियोजम है। और ये बाहर वाला जो है वो कॉर्पोरा कैवर्नोजा है। पोस्टेरो लैटरल होता है, पोस्टेरियर पीछे के साइड में, लैटरल साइड में, दोनों साइड में कॉर्पोरा कैवर्नोजा होता है और आगे के साइड में हम लोग दिखते हैं क्या होता है? स्पॉन्जियोजम होता है। तो यहाँ पे लिखा है कंटेन्स 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, पेयर ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोजा। ठीक है, पोस्टेरो लैटरल लोकेशन है इसका, और एक सिंगल कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम मिडल है जिसमें से यूरेथ्रा पास करता है। स्वोलन टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस। टिप जो पेनिस का टिप होता है थोड़ा सा स्वोलन होता है, उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, ये वाला। ठीक है, कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड एज प्रीप्यूस। तो ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड होता है, इसको प्रीप्यूस या फोर स्किन कहा जाता है। तो ओवरऑल ये आप देख रहे होंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर है, फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, ये पेनाइल यूरेथ्रा है। ठीक है, और पेनिस के अंदर ये सेंटर वाला जो है स्पॉन्जियोजम है और दोनों साइड में जो है वो कैवर्नोजा है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पेनिस का स्ट्रक्चर देखने मिलता है। पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब पेनिस क्या करता है? ये स्पर्म को, सीमन को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसेमाइनेट करने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, इसका ये काम होता है। बाकी ये भी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम है जिसमें आपको बराबर प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाया, सेमाइनल वेसिकल दिखाया है ना, फिर ये ओपन होता है किसमें? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा का ये पेनाइल यूरेथ्रा दिखाया पूरा। इसमें ये वाला ब्लू कलर वाला ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम है और ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम वो सैक होता है जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, बिलो दी एब्डोमेन, बराबर है। लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन बोलते हैं, स्क्रोटम आर नोन एज लूज पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन। इसकी लोकेशन बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के ठीक पीछे होती है। ठीक है, तो ये दिखाई नहीं देते, सामने से पेनिस दिखाई देता है यूजुअली। इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट स्क्रोटल सैक बाय अ सेप्टम कॉल्ड एज डार्टोस ट्यूनिक मसल। तो यहाँ पे आप देखो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है बाय अ सेप्टम। इस सेप्टम को क्या कहते हैं? स्क्रोटल सेप्टम, जो डार्टोस ट्यूनिक मसल से बनी है। ये देखो डार्टोस मसल, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये लाइन है डार्टोस ट्यूनिक मसल, और इसी लाइन के ये मसल यहाँ गए हैं। तो डार्टोस ट्यूनिक मसल से टेस्टिस जो है या स्क्रोटल, जो स्क्रोटल सैक है, स्क्रोटल सैक, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट बाय अ सेप्टम, स्क्रोटल सेप्टम। तो इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सैक बाय अ सेप्टम कॉल्ड सेप्टम ऑफ डार्टोस ट्यूनिक मसल, जिसको स्क्रोटल सेप्टम बोलते हैं। टेस्टिस आर गाइडेड एंड रिटेन्ड इनटू द स्क्रोटम बाय अ फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड एज गबर्नेकुलम। तो टेस्टिस को हम देखते हैं कि पहले टेस्टिस कहाँ होते थे? एब्डोमेन में 7 मंथ तक, लेकिन फिर डिसेंड डाउन होते। तो डिसेंड डाउन कौन करता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। लेकिन उसको बराबर कनेक्ट कौन करता है स्क्रोटल सैक के साथ? ले कौन जाता है? गाइड कौन करता है? गबर्नेकुलम नाम का एक फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर। तो उसका भी यहाँ पे डायग्राम दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया नहीं है। तो गबर्नेकुलम क्या होता है? यहाँ पे एक ऐसा कनेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको आप गबर्नेकुलम को बोलते हो, जो टेस्टिस को स्क्रोटल सैक के साथ जोड़ता है। तो टेस्टिस गाइडेड एंड रिटेन्ड इन स्क्रोटम बाय फाइब्रोमस्कुलर बैंड कॉल्ड गबर्नेकुलम, 1 मार्क के लिए आता है। टेस्टिस आर सस्पेंडेड इनटू स्क्रोटम बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। टेस्टिस जो है स्क्रोटम में सस्पेंडेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड भी क्या होता है वो भी मैंने बताया। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या होता है? वास डिफरेंस होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं और नर्व होते हैं। तो ये जो देख रहे हो आप, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये देखो स्पर्मेटिक कॉर्ड, इससे टेस्टिस डिसेंड डाउन होता है। इसके अलावा जब टेस्टिस हम लोग देखते हैं, टेस्टिस आर सस्पेंडेड इनटू स्क्रोटम सैक बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड। कब डिसेंड डाउन होते हैं? ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, आगे फीटल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ज्यादा सही रहेगा फीटल डेवलपमेंट। इसके बाद क्रिप्टोर्किडिज्म एक कंडीशन है जब टेस्टिस हम देखते हैं कि 7th मंथ में डिसेंड डाउन हो जानी चाहिए स्क्रोटल सैक में, लेकिन जब टेस्टिस स्क्रोटल सैक में डिसेंड डाउन नहीं हो पाते, इट फेल्स टू डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटल सैक, द कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्किडिज्म। कंडीशन व्हेन टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटल सैक, इट रिजल्ट इन स्टरिलिटी, मतलब ये बच्चा आगे जाके स्टराइल हो सकता है। इट इज नॉट
एबल टू रिप्रोड्यूस, है ना, ये आगे रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहेगा, बट इसको ठीक किया जा सकता है। 1 साल तक वेट किया जाता है कि ये अपने आप डिसेंड डाउन हो जाए। अगर नहीं होते तो फिर इसके लिए एक सर्जिकल मेथड होती है जिसको ऑर्किडोपेक्सी कहते हैं, ठीक है। स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? क्यों टेस्टिस को बॉडी में नहीं रखा गया, क्यों बॉडी के बाहर एक थैली में रखा गया है? क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होता है और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री और इससे 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए टेस्टिस को, यानी 34.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। तो स्क्रोटम हेल्प्स टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, है ना, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो 2-2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, वो टेम्परेचर टेस्टिस का टेम्परेचर ये स्क्रोटल सैक में मेंटेन होता है, बॉडी के नीचे बाहर। इस वजह से इसको स्क्रोटल सैक में रखा जाता है। स्क्रोटल सैक में ये 2 मसल होते हैं, क्रीमेस्टर मसल और डार्टोस मसल। ये क्या करते हैं? क्रीमेस्टर एंड डार्टोस, क्रीमेस्टेड लिखा है, क्रीमेस्टर चाहिए। क्रीमेस्टर एंड डार्टोस ट्यूनिक मसल ऑफ स्क्रोटम हेल्प इन ड्रॉइंग टेस्टिस क्लोज और अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। क्रीमेस्टर मसल और डार्टोस मसल, ठीक है, टेस्टिस को बॉडी के पास लेके आते हैं या बॉडी के दूर लेके जाते हैं जब भी उनकी मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब जैसे विंटर सीजन है तो विंटर में क्या है? विंटर में बाहर बड़ी सर्दी है, तो टेस्टिस के ये क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए और कॉन्ट्रैक्ट हो गए जिसकी वजह से टेस्टिस बॉडी के पास आ गए, जिसकी वजह से टेम्परेचर बराबर उतना 34.5 डिग्री मेंटेन हो रहा है। लेकिन जब गर्मी होती है तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है और बाहर थोड़ा सा ये होता है। बाहर तो वैसे भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं बाहर के मुकाबले बॉडी का ज्यादा ही होता है, तो ये बॉडी से दूर रखते हैं। तो गर्मी के सीजन में टेस्टिस जो है वो बॉडी से दूर रहते हैं, सर्दी के सीजन में टेस्टिस जो है वो बॉडी के पास रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि स्क्रोटल सैक का काम होता है टू मेंटेन दी टेम्परेचर टेस्ट फॉर टेस्टिस दैट इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। आई होप पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। बाकी थैंक यू वेरी मच।